दर्शकों को यहाँ पे बता भी रही हूँ। नवीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, कुछ संभावित नाम जो सामने आ रहे हैं, क्या उन पर मुहर लग गई है कि यही आगे भी हो सकते हैं या फिर नाम में बदलाव हो सकता है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि नामों में बदलाव होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है चाय के लिए, उन लोगों के नाम लगभग तय माने जाने चाहिए, जिसमें दिल्ली से कमलजीत शेरावत का भी नाम सामने आ रहा है, करनाल से मनोहर लाल खट्टर का भी नाम सामने आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ही, क्योंकि समीकरण को ध्यान में रखना है। विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो घटक दल हैं एनडीए के, जो सहयोग दे रहे हैं बीजेपी को सरकार बनाने में, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से जीत कर आए हैं, उनको चाय पर बुलाया गया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, ये तमाम वैसे लोग हैं जिन्हें बुलाया गया है। अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, ये तमाम वैसे लोग हैं जिन्हें चाय पर प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है। और ऐसा निश्चित माना जा रहा है कि जिन लोगों को चाय पर बुलाया गया है उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। अब देखना होगा कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है, क्या उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती है, क्या उन्हें राज्य मंत्री बनाया जाता है। लेकिन जिन लोगों को अभी के समय प्रधानमंत्री आवास पर चाय के लिए और तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये बेहद अहम एक बैठक, मीटिंग कह सकते हैं, जब पीएम आवास पर तमाम नेता एक साथ यहाँ पे नजर आने वाले हैं। चाय पर चुस्की, चाय पर चर्चा, यहाँ पर तस्वीरें भी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हलचल वहां पे बढ़ रही है। रजनीश, अब जो नाम सामने आ रही हैं, क्या इन्हें कॉल जा रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कॉल जा रही है उन्हें, उनके नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। क्या इन नेताओं की ओर से इनकी कोई रिएक्शन, इनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या? देखिए, अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि एक बार पहले जो है वो पहले चाय पे चर्चा हो जाए और उसके बाद शाम को ही ये तमाम जो पत्ते हैं अपने वो खोलेंगे। क्योंकि अभी अगर कोई भी चीजें सामने आती है, मान लीजिए अगर किसी भी शख्स को कोई मंत्रालय दिया जाता है और बाद में उसे रिशफल कर दिया जाता है, उसे मंत्रालय नहीं दिया जाता, किसी और को दिया जाता है, तो ये बड़ी जो है वो छिछालेदार होगी। तो यही कारण है कि अभी कोई भी जो है वो जो चाहे वो सांसद हो या वो पूर्व मंत्री हो या मौजूदा मंत्री हो, कोई भी कुछ भी बोलने इस समय तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि हमारी मीटिंग हो जाए और प्रधानमंत्री जब शपथ लेंगे तो उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर किसने किस मंत्रालय के लिए शपथ लिया, कैबिनेट में जगह मिली है, एमओएस में जगह मिली है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और कोई भी इस मामले में जो है मुंह खोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। ठीक है नवीन, क्योंकि आज ही अमित शाह और जेपी नड्डा भी आपस में मुलाकात कर रहे थे पीएम आवास पे जाने से पहले। क्या उनकी मुलाकात खत्म हो गई है? वो पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं, उन्हें लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी भी इनकी मुलाकात चल रही है। जेपी नड्डा अभी भी अमित शाह के घर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि यही एक सामने का रास्ता है जहां से अमित शाह के घर से आप बाहर निकल सकते हैं। एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है और अभी भी जेपी नड्डा अमित शाह के घर के अंदर मौजूद हैं। और जीतन राम मांझी हालांकि यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अभी के समय जीतन राम मांझी भी यहाँ से निकल चुके हैं और 11:30 के करीब का वो समय होगा जब सभी नेता प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचेंगे, क्योंकि 11:30 का समय बताया जा रहा है जब सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर चर्चा की जानी है, यानी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो अभी के समय थोड़ा धीरे धीरे खोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आमतौर पर ऐसा तब होता है कि जब गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ से निकलता है, तभी इन रास्तों को यहाँ पर खोला जाता है, क्योंकि पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ये सरकारी आवास है और आप देख सकते हैं कि अभी के समय धीरे धीरे जो रास्ते हैं उन्हें यहाँ पर खोला जा रहा है, रास्तों को क्लियर किया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक है वो क्लियर किया जा सके। हो सकता है कि यहाँ से जेपी नड्डा जो है वो निकल सकते हैं। देखिए सोनिका, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आवास है, दिल्ली का जो आवास है 7 LKM, वहां पर हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है और गाड़ियां जो है वो लगातार अंदर की तरफ जो है वो जा रही हैं। आप सामने साफ तौर पर देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का जो आवास है और गाड़ियां लगातार आवास के अंदर आपको जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे जो जिन लोगों को फोन जा चुका है या जिन लोगों को इन्विटेशन है वो लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 LKM आवास तक पहुंचने शुरू हो गए। रजनीश, मैं आपके पास लौटती हूँ। रजनीश, नवीन वहीं पर मौजूद है। नवीन, क्या तस्वीर है, कैसी हलचल है, सीधे दिखाइएगा, क्योंकि आवाज से निकल गए हैं अमित शाह, जेपी नड्डा। बिल्कुल, देखिए अमित शाह और जेपी नड्डा एक ही गाड़ी में यहाँ से निकल चुके हैं। ट्रैफिक को अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। 1.5 घंटे तक जेपी नड्डा अमित शाह के आवास पर मौजूद थे। तमाम चीजों पर जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई, चाहे वो मोदी कैबिनेट में किसे जगह देनी है, जिन सांसदों को जगह देनी है, उन्हें कौन सा मंत्रालय देना है, इन तमाम चीजों पर लगभग 1.5 घंटे तक चर्चा की गई और उसके बाद
सबसे दिलचस्प तस्वीर ये थी कि एक ही गाड़ी में अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ से बैठकर निकले हैं और बताया जा रहा है कि वो शायद प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पर जो नेता हैं वो अलग अलग गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी के समय जेपी नड्डा और अमित शाह एक ही गाड़ी में बैठकर अमित शाह के आवास, यानी जो अमित शाह का सरकारी आवास है वहां से बैठकर निकले हैं। और देखिए 5 से 7 मिनट का समय लगता है अमित शाह के आवास से प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचने का, और पूरा एक गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकला था, क्योंकि 1.5 घंटे तक जो है वो नड्डा अमित शाह के आवास पर मौजूद थे। कल भी कई मैराथन मीटिंग देखने को मिली और दोनों नेताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी सहयोगी दलों को साधने की। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो बड़े सहयोगी दल हैं उन्हें एक कैबिनेट मंत्री और एक एमओएस का जो है वो अलॉटमेंट किया जाएगा, जिसमें जदयू टीडीपी शामिल हैं। उसके अलावा चिराग पासवान का मंत्री बनना तय माना जा रहा है, अनुप्रिया पटेल जो अपना दल सोनेवाल हैं उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है, जीतन राम मांझी को मंत्री बनना तय माना जा रहा है। लेकिन जो बड़े मंत्रालय हैं, जो बड़े विभाग हैं, वो अभी के समय बीजेपी के पास ही रहेंगे, चाहे उसमें फाइनेंस हो, चाहे उसमें होम हो, डिफेंस हो, उसके अलावा जो एमएचए है, जो फिर एक्सटर्नल अफेयर्स। बिल्कुल नवीन, और यही रणनीति देखनी है कि किस तरीके से सीट का यहाँ पर तमाम मंत्रालयों का बंटवारा हो रखा है। रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूँ। रजनीश, जेपी नड्डा और अमित शाह एक साथ बैठकर दोनों ने गहन मंथन किया है क्या? क्योंकि चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को तो बीजेपी का, क्या इन्होंने बैठ के यहाँ पर यह मंथन किया है किसके नाम रखने हैं, किस चेहरे को रखना है, नए चेहरे शामिल करने हैं? देखिए जाहिर तौर पे इन दोनों ही मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है। वो इस बिहाफ पे देनी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसका प्रदर्शन किस तरीके का रहा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लोकसभा जो चुनाव में सिर्फ अपनी लोकसभा पर ध्यान दिया और दूसरा लोकसभा है वहां पर प्रचार नहीं किया, गंभीरता नहीं दी। हम जाने दे रहे हैं प्लीज, हम नहीं रोक रहे हैं। अरे आप पीछे अच्छा इधर आ जाओ, क्योंकि हलचल बढ़ रही है इस वक्त और हर किसी की नजर इस वक्त दिल्ली में ही है। आज शपथ से पहले क्योंकि पीएम मोदी सभी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इसी चाय की पर चर्चा के दौरान ही जो वहां पहुंचेंगे काफी हद तक साफ हो जाएगा कि कौन कैबिनेट में शामिल होने जा रहा है। एक एक करके सभी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी अपडेट पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह वो निकल गए हैं अपने अपने आवास से, पीएम आवास पहुंचने वाला। रजनीश, आप अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जेपी नड्डा और अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आखिर किन किन लोगों को क्या क्या मंत्रालय दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जब चुनाव के नतीजे आए थे तो कई ऐसे लोग थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नाराज दिखे, क्योंकि उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि वो अपनी लोकसभा में तो प्रचार करें लेकिन दूसरे की लोकसभा में जाकर भी प्रचार करें और बीजेपी को सीट जितवाने में अपनी भूमिका अदा करें। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ अपनी लोकसभा पर ध्यान दिया, बाकी लोकसभाओं पर ध्यान नहीं दिया था। और यही कारण देखिए वीवीआईपी का मूवमेंट इस समय शुरू हो गया है। सोनिका मैं आपको दिखाऊं, वीवीआईपी मूवमेंट इस समय शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास पर मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। मनोहर लाल खट्टर इस समय अभी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास। ये मनोहर लाल खट्टर का जो है वो जो कॉन्वॉय था जो अभी मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी नवीन ने बताया कि जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह निकले हुए, तो मुझे लगता है 4 से 5 मिनट में वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी की खबर है कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो इस समय आवास पहुंच चुके हैं और लगातार जो वीआईपीज है उनका जो है वो मूवमेंट शुरू हो गई है। और यहाँ से सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी पीएम आवास के बाहर ही मौजूद है पीयूष शुक्ला। सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, क्योंकि ये सबका साथ वाली शपथ होने जा रही है आज शाम, उससे पहले ही पीएम सभी से मुलाकात भी कर रहे हैं, यानी कि सबको साथ लेकर चलना है, इसके लिए जरूरी भी है सबसे मुलाकात हो। क्या सब वहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं जिन्हें जिन्हें बुलाया गया है? क्या अपडेट है? देखिए एक एक करके सभी लोग पहुंच रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि अब तक वहां पर पहुंचने वालों में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, निर्मला सीतारमन, उसके अलावा बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी, नित्यानंद राय, हर्ष मल्होत्रा, भागीरथ चौधरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एच.डी. कुमार स्वामी, किरण रिज्जू, जितिन प्रसाद, मनोहर लाल खट्टर,
ये सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। अजय टमटा पहुंचे हैं उत्तराखंड से, अल्मोड़ा सीट से वो जीते हैं। और उसके अलावा यहां पर अन्य लोग भी एक एक करके जो जिनके पास कॉल पहुंच रही है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री के साथ एक शपथ ग्रहण के पहले औपचारिक मुलाकात है और उस मुलाकात में काफी कुछ बातें प्रधानमंत्री द्वारा इनसे साझा की जाएंगी और उसके बाद शाम को 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो होना है। पीयूष, आप कह रहे हैं कि ये एक औपचारिक मुलाकात यहाँ पे हो रही है, तो क्या इस मुलाकात के बाद कोई औपचारिक ऐलान भी यहाँ से होगा? जो अंदर पहुंच रहे नेता उन्हें ही चुना गया है? देखिए, जो अंदर पहुंच रहे हैं लगभग उनके नाम तय हो चुके हैं और उसके बाद ही उन्हें अंदर बुलाया गया है चाय पर प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक मुलाकात होने। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 60 के आसपास सदस्यों का यह पहला मंत्रिमंडल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आज शपथ लेगा, जिसमें MOS भी होंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे। और तमाम ऐसे जो चेहरे हैं उन्हें रिपीट नहीं किया गया है। हालांकि बहुत से चेहरे हैं जिनको वापस रिपीट किया गया है, जैसे गिरिराज सिंह है, नित्यानंद राय हैं, उसके अलावा पंकज चौधरी हैं। ये वो चेहरे हैं जिनको दोबारा रिपीट किया गया है। टॉप 5 की अगर मैं बात करूं तो अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, इनको रिपीट किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया को भी कॉल पहुंची, वो भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास। पीयूष, क्योंकि आपकी बीजेपी खेमे की हम बात करें, अच्छी पकड़ है, ऐसे में जो नाम सामने आ रहे हैं, संभावित नाम है अभी, इनको लेकर के किस तरह से गहन मंथन हुआ है? क्या रणनीति बनाई गई है कि ये नाम होने चाहिए? क्योंकि सहयोगी दलों को भी उम्मीदें हैं कि हमें ये विभाग मिले या हमें ये मंत्रालय मिले। देखिए, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने जो 5 साल का परफॉर्मेंस था उनके सरकार के मंत्रियों का, उसको तवज्जो दी है। जैसे मनसुख भाई मांडविया, जिस तरह से कोविड की सेकेंड वेव में वो आए और उसके बाद उन्होंने संभाला स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम ऐसे काम किए स्वास्थ्य मंत्रालय में, चाहे टीबी उन्मूलन का काम रहा हो या फिर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का काम रहा हो। तो तमाम ऐसे काम है जिन कामों का बेनिफिट सीधे तौर पर जनता को मिला है, तो इसलिए उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में वापस जगह दी गई है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पंकज चौधरी फाइनेंस, MOS फाइनेंस से, उनको भी दोबारा यहां पर जगह दी गई है, क्योंकि उनके वर्क परफॉर्मेंस से, वर्क कल्चर से प्रधानमंत्री काफी प्रभावित रहे हैं। और आपको मैं ध्यान दिला दूं कि प्रधानमंत्री जब गोरखपुर यात्रा में गए थे तो उनके परिवार से मुलाकात करने भी प्रधानमंत्री गए थे। ठीक है, यानी कि तमाम उन चीजों को ध्यान में रखा गया है कि किसका कैसा काम का परफॉर्मेंस देखा गया। ब्रह्म प्रकाश जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, शपथ से पहले आज ये मुलाकात PM सभी नेताओं से कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर इसका क्या मायने, कितने महत्वपूर्ण ये मुलाकात है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक इसके पहले देखा गया है 2014 की बात करें, 2019 की, तो जिन जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है वो सभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। कैबिनेट के मंत्री के तौर पर हों, राज्य मंत्री के तौर पर हों। आज देखिए जो चेहरे पहुंच रहे हैं उसमें से कई रिपीट हो रहे हैं, कई जो 2019 में प्रधानमंत्री के कैबिनेट के साथी रहे हैं वो सब पहुंच रहे हैं और कई नए चेहरे पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन की सरकार है इस बार, तो जो अलग अलग सहयोगी दल हैं उनके नेता भी पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक जो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे उन प्रमुख नेताओं की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश से 2 बड़े चेहरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री पिछले सरकार में थे वो भी पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों सिंधिया को रिपीट किया जाएगा और शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसी तरह से बाकी नेताओं की बात करें, टीडीपी की बात करें, टीडीपी के 2 नेता जो राम मोहन नायडू हैं उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर हैं उनको राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया जा रहा है। हालांकि एक या 2 मंत्री और होंगे टीडीपी से, वो नाम भी जल्द ही सामने आएंगे। इसके अलावा देखिए, अर्जुन राम मेघवाल हैं, पिछले सरकार में कानून मंत्री रहे हैं, संसदीय राज्य मंत्री रहे हैं और उनके इसके पहले पर्यटन में इंडिपेंडेंट मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको लंबा अनुभव है, वो भी प्रधानमंत्री आवास आए हैं, यानी उनका भी शामिल होना तय माना जा रहा है। और ब्रह्म प्रकाश जी ये भी समझाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में का अच्छा शानदार प्रदर्शन यहाँ पे नहीं रखा गया एनडीए का, बीजेपी का, तो क्या जो कैबिनेट में अब यहाँ मंत्रालय को बांटा जाएगा, जो कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है, उत्तर प्रदेश का स्टेक क्या 2019 के तरह ही रहेगा या फिर थोड़ा कम यहाँ नजर आने वाला है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की भागीदारी इस बार कम हो सकती है। पिछले बार 12 मंत्री थे, 12 में से 7 चुनाव हार गए हैं। जाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा कैबिनेट में जो चेहरे शामिल किए जाएंगे उस पर भी। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि सहयोगी दलों को भी शामिल करना है और कम सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश से, ये तो एक बड़ी वजह है ही। ज्यादातर फोकस जिन राज्य में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं उनको ज्यादा हिस्सा मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिहार के इस बार बिहार से ज्यादा मंत्री हो सकते हैं। देखिए चिराग पासवान की एलजेपीआर शामिल हो रही है, उसके भी मंत्री भी होंगे, जेडीयू के भी मंत्री होंगे, जीतन राम मांझी भी इसमें शामिल होंगे, बीजेपी के तो अपने मंत्री होंगे ही बिहार कोटे से। तो कहीं ना कहीं इस बार ओवरऑल जो तस्वीर आपको दिखेगी तो बिहार के कोटे से आपको ज्यादा चेहरे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। बिल्कुल, बिहार के कोटे से ज्यादा नजर आ सकते हैं। ऐसे में मैं पंकज का रुख कर रही हूँ। पंकज, नीतीश कुमार के आवास के बाहर ही मौजूद है। पंकज, नीतीश कुमार मंझे में खिलाड़ी है राजनीति में, वो कब क्या कहे कब क्या करे कोई समझ नहीं सकता, उनकी अगली चाल क्या हो सकती है। ऐसे में जेडीयू खेमे में उनके आवास पर क्या हलचल है, वहां से आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए मैं बताऊं कि मैं अभी अंदर भी गए थे हम लोग, यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता से लेकर के जो भी बिहार के जेडीयू के नेता हैं वो पहुँचे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। लोग मिल भी रहे हैं, लोग एक तरह से बधाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ भी खिलाया जा रहा है। मैं अंदर की विजुअल भी अभी कुछ देर पहले भेजा था जो कि उसमें देखा जा सकता है कि लोग मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, कोई उनको गुलदस्ता दे रहा है तो कोई उनको पट्टी पहना रहा है। मैं बताऊँ यहाँ से लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर भी पीएम की मीटिंग में पहुँच चुके हैं। वहाँ पर आप देखना कि इनको कौन कौन सा मंत्रालय मिलता है और क्या मिलता है। मैं बताऊं कि जब नीतीश कुमार से तमाम लोग मिल रहे तो वहाँ पे उद्घोष हो रहा था, नारा लगाया जा रहा था। लोग कह रहे थे कि एक तरह से रेलवे मंत्री मिलना चाहिए और तमाम तरह के लोग वहाँ बातें बोल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी बस सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार की क्या मांगे थी और क्या और जो तस्वीरें आपने भेजी है इस वक्त वो हम दिखा भी रहे हैं पंकज, जिसमें दिख भी रहा है ब्रह्म प्रकाश जी की नीतीश कुमार के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और जैसा पंकज कह रहे हैं कि जब उनसे उन्हीं के कार्यकर्ता या अंदर के लोग ही पूछ रहे हैं कि आपने क्या मांगा, आपने क्या डिमांड रखी है, वो कुछ नहीं कहते, सिर्फ वो मुस्कुरा देते हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, एक और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें कि तरनजीत सिंह संधू जो अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। ये माना जा रहा है कि वो भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हो सकता है राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हों, हो सकता है कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल हों। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक एस जयशंकर जो है वो नहीं दिखे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। तो हो सकता है कि उनके रिप्लेसमेंट पर तरनजीत सिंह संधू को शामिल किया जाए। डिप्लोमेट्स रहे हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रहे हैं, राजदूत रहे हैं, तो उनका शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। जी ठीक है, मैं आपके पास ब्रह्म प्रकाश वापस लौट रही हूँ। पंकज बने हुए हैं और साथ में हमारे यहाँ पर पीयूष भी मुझे नजर आ रहे हैं। पीयूष, आपके पास इस वक्त का कोई अपडेट लेटेस्ट? लेटेस्ट अपडेट है कि राजस्थान से एक नाम और सामने आ रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी कॉल गई है, चाय पर उनको बुलाया गया है। वो भी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं। सोनिका, ठीक है, यानी कि एक एक करके तमाम जिन्हें कॉल जा रही है वो पहुंच रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, जिन्हें जिन्हें कॉल जा रही है हम ये समझे कि उन्हीं के नाम तय माने जा रहे हैं, अब मुहर लगने वाली है उनके नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिनको फोन कॉल गई है वो प्रधानमंत्री आवास आएंगे और ये तय है कि वही चेहरे आपको मोदी कैबिनेट में देखेंगे, मोदी मंत्रिमंडल में देखेंगे, चाहे कैबिनेट के तौर पर शामिल हों, चाहे राज्य मंत्री के तौर पर शामिल हों। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश से जो चेहरे आए हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा धोखा उत्तर प्रदेश में ही मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद इस बार पहली बार है जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ब्राह्मण चेहरा है, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, इसके बाद बीजेपी का दामन थामा था और इस बार जीत कर आए हैं, तो वो भी मोदी मंत्रिमंडल में इस बार देखेंगे। इसके अलावा जितिन प्रसाद के अलावा आप देखिए तो जो दूसरे चेहरे हैं, क्योंकि 12 चेहरों में से 7 तो हार गए पिछले चुनाव में, लिहाजा जो बाकी के 5 चेहरे हैं उनमें से कुछ ही रिपीट किए जाएंगे। बाकी आपको उत्तर प्रदेश से जो मोदी मंत्रिमंडल में इस बार चेहरे देखने को मिलेंगे वो अधिकतर नए चेहरे मिलेंगे। देखिए कास्ट कॉम्बिनेशन हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा कि जातिगत समीकरण का जो आधार है वो भी जो भी देखिए मोदी मंत्रिमंडल में जो भी चेहरे शामिल किए जाएंगे उसके 2 कॉम्बिनेशन होंगे, जातिगत समीकरण
हर राज्य का देखा जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जिन राज्यों में अगले 6 महीने 8 महीने साल भर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उन राज्यों को भी ज्यादा तवज्जो इस जो है मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिलेगी आपको। यानी कि यहाँ से हम ये समझे ब्रह्म प्रकाश जी, जो इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि ये सरकार बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, कई दल इसमें एक साथ शामिल है, वो मतलब कुछ ही महीनों बाद सरकार गिर सकती है, लेकिन जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है, आगामी चुनाव को भी साथ देने की कोशिश हो रही है, इस पूरे हमने समझे जो किंग मेकर का अभी तक नीतीश कुमार को नायडू को कहा जा रहा था, किंग मेकर की भूमिका में पीएम मोदी बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि सरकार दबाव में रहेगी, ज्यादा चल नहीं पाएगी और तरह तरह के कयास और संदेह बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, देखिए भले ही बीजेपी को 32 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि 14 दलों के 53 सांसद साथ में खड़े हैं और इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट निर्दलीय सांसद हैं जो समर्थन करते आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि बीजेपी सिर्फ टीडीपी पर निर्भर नहीं रहेगी, सिर्फ जेडीयू पर निर्भर नहीं रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि आगे आप अगर इतिहास देखें तो किस तरह से टीडीपी और जेडीयू के नेताओं का राजनीतिक इतिहास रहा है, वो देखते हुए जिस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, उसको देखते हुए आप ये मानकर चलिए कि अगले 3-4 महीने में अच्छे खासे संख्या बल के साथ जो है आपको बीजेपी की सरकार आगे जो है मजबूती के साथ दिखेगी। यानी जो इस तरह के कयास लग रहे हैं कि अगले 5 महीने में 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, वो अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। हालांकि राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है, ये हम और आप जानते हैं, लेकिन देखिए एक बार बहुमत साबित करने के बाद 6 महीने तक सरकार को बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं होती है। लिहाजा जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, संसद के भीतर बहुमत साबित कर देंगे, तो इसके बाद ये मानकर चलिए कि 6 महीने तक सरकार सुरक्षित है। इसके बाद अगर राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है, चीजें बदलती हैं, कोई समर्थन वापस लेता है, तो उस वक्त की परिस्थितियों के लिहाज से आगे चीजें तय होंगी। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि जेडीयू और टीडीपी के अलावा भी बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में ऐसे सांसद हैं जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट जो एमपीज हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादा दिक्कत मुझे लगता है कि अभी मोदी सरकार को नहीं होने वाली।